नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत। हर जानकार म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए ही निवेश करने की सलाह देता है। इसमें एक निश्चित तारीख को एक निश्चित रकम जो होती है वो आपके खाते से काट ली जाती है। इसे ही आपकी एसआईपी कहते हैं। लेकिन हर बार हालात एक जैसे नहीं होते हैं। हो सकता है कि किसी भी कारण आपके खाते में उतनी रकम ही ना हो कि आप एसआईपी की रकम दे पाए। तो क्या होगा? क्या कोई जुर्माना लगेगा या उससे भी कुछ ज्यादा हो सकता है? अगर आप भी इन सवालों के उधेड़ में उलझे हुए हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस खास पेशकश में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिरकार इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं और बैंक क्या आपका साथ देगा या नहीं देगा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, हमारे साथ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दीपेश राघव जुड़ रहे हैं। दीपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं एसआईपी का, जरा पहले हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि एसआईपी क्या है और आखिरकार क्यों ये इतनी जरूरी है जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने की। देखिए, एसआईपी देखें तो एक निवेश करने का तरीका है, ये अपने आप में एक निवेश नहीं है। तो एसआईपी में, जैसे आपने बताया, एसआईपी में क्या होता है कि आपके खाते से हर महीने की एक फिक्स तारीख को पैसा कट के अपने आप निवेश हो जाता है। सबसे अच्छी बात है क्योंकि ये सब ऑटोमेटिकली होता है, तो आपका निवेश संयम बना रहता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, पैसा कट के कुछ राशि करके आपके नाम पे निवेश होता जाता है और ये धीमे धीमे करके ये राशि काफ़ी बड़ी राशि भी बन सकती है। अब बात आती है कि क्यों फ़ायदेमंद है। पहली बात तो अगर आपको लमसम पैसा निवेश करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्केट की एक पीक पे पैसा निवेश कर दें और जब वो मार्केट गिरता है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। एसआईपी में क्या होता है, क्योंकि पैसा आप धीमे धीमे करके निवेश कर रहे हैं, तो जो आपका जो परचेज प्राइस है या फिर जो आप जिस पैसे राशि पे आप खरीद रहे हैं वो धीमे धीमे एवरेज होती जाती है, तो जो नुकसान की संभावना है थोड़ी सी कम हो जाती है और निवेश संयम, जैसा हमने पहले भी कहा, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन वो बना रहता है। जी बिल्कुल। तो एसआईपी क्या है, क्यों जरूरी है जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, ये तो दीपेश जी बहुत आपने अच्छे से समझा दिया। लेकिन ऐसी सूरत में अगर कोई निवेशक जो है एसआईपी अपनी नहीं भर पाता है या फिर ऐसा होता है कि उस वक्त उसके बैंक खाते में जो है पैसे नहीं हैं और उसकी एसआईपी की किश्त जो है वो नहीं जा पाती है, तो ऐसी सूरत में उस निवेशक के साथ क्या होता है? देखिए, आप दो तरीके से इस चीज़ को दिखा सकते हैं। पहला तो ये है कि आप पे क्या जुर्माना लग सकता है। तो ऐसे कई बार जैसे आपके एसआईपी की इंस्टॉलमेंट है, वो आपके बैंक अकाउंट को हिट करती है और उसमें पैसा नहीं है। सबसे पहले आप पे बैंक जुर्माना लगा सकता है और वो जुर्माना काफ़ी भारी हो सकता है। जैसे कुछ बैंक हैं वो 600 रुपये तक आपसे ले लेते हैं। आपका एक इंस्ट्रक्शन आपके खाते में एक रिक्वेस्ट है और आपके खाते में उस टाइम पैसा नहीं है, तो ये तो आपको वित्तीय नुकसान हो गया। प्लस इसके अलावा अगर आपकी 2 या 3 आपकी किस्त अगर मिस हो जाती हैं और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आपकी एसआईपी भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो सकती है। तो इसमें आपको थोड़ी सी ऑपरेशनल परेशानी होगी आपको, या फिर तो अपनी एसआईपी दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी, और या फिर तो उसके लिए अगर आप फिजिकली किया तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन किया तो आपको दोबारा से उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, बैंक हर किस्त जो आपकी फेल होती है उस पर आपका बैंक जुर्माना लगाता है। तो आपकी एक किस्त पे 600 रुपये, तो 3 किस्त आपकी मिस हुई तो आपको 1800 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी, प्लस वो जीएसटी भी लगेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरा जो मेरे ख्याल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन तो एक बात है, वो है कि आपका जो पूरा प्लान था, जो सिप स्टार्ट करने का पर्पस था, वो ऑटोमेटिकली डिफीट हो जाता है। सिप का पर्पस था कि आप रेगुलरली पैसा कुछ इन्वेस्ट करेंगे, आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग थी, जो आपका प्राइसिंग एवरेज हो रही थी, वो आप नहीं कर पाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये सुनिश्चित करें कि जब एसआईपी चालू कर रहे हैं तो उसमें पैसा आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहे। जी बिल्कुल दीपेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बैंक जो है वो जुर्माना लगाता है, तो क्या बैंक जो होता है, अगर पहली किसी की एसआईपी जो है वो मिस हो गई है तो क्या पहली किस्त पे ही जुर्माना लग जाएगा, या कुछ अगर लगातार जो एसआईपीज मिस हो रही हैं उसके बाद जुर्माना लगना शुरू होता है? और क्या हर बैंक का चार्ज जो होता है वो सेम होता है या अलग अलग भी हो सकता है? देखिए, इसमें नियम हर बैंक के अलग हो सकते हैं, पर सभी बैंक, जितना मेरी जानकारी है और जितना मैंने देखा है, सभी बैंक हर किस्त पे आपका जब भी पेनल्टी, जबकि आपका सिप की किस्त आएगी, आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तो आपको जुर्माना लगाएगी और काफ़ी हैवी हो सकता है। कुछ बैंक 300 रुपये लगाएंगे, कुछ 600 रुपये लगाएंगे, वो सबका अलग हो सकता है, पर जुर्माना आपको अमूमन आमतौर पर हर किस्त फेल होने पे आपको बैंक लगाएगा।
तो बिल्कुल इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा कि कहीं आपके एसआईपी की किस्त जो है अगर वो मिस हो गई तो आपको जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। पहली किस्त अगर मिस हो रही है तो भी आपको जुर्माना जो है वो जरूर भरना होगा। लेकिन क्या ऐसा भी होता है किसी सूरत में कि हमारा एसआईपी का जो प्लान है वो रद्द हो सकता है अगर हम लगातार जो है एसआईपी की किस्त ना भरें, ये मिस होती जाए? जी हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर अगर 3 किस्त आपकी मिस हो जाती हैं तो आपका जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो ऑटोमेटिकली आपके एसआईपी कैंसिल कर देता है। उसके बाद आपको दोबारा से एसआईपी चलानी है तो आपको पूरी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन करते हैं तो आपको ऑनलाइन दोबारा से अपनी एसआईपी चालू करनी पड़ेगी। तो ये बहुत आपको खास ख्याल रखना होगा क्योंकि आपका रद्द हो सकता है एसआईपी का प्लान अगर लगातार आपकी जो 3 एसआईपी की किस्त है वो आप नहीं भर पाते हैं तो इसमें आपको काफी बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। लेकिन ये 3 महीने का आखिरकार गणित क्या है, क्यों जो है ये 3 महीने के बाद जो है प्लान रद्द हो रहा है? देखिए, 1-2 बार किसी से भी गलती हो जाती है, पर अगर देखें कि अगर आपका 3 किस्त मिस हो गई हैं तो एएमसी को लग सकता है कि कुछ मेजर प्रॉब्लम है, तो वो भी चाहेगा कि आपको बिना बात जुर्माने का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए 2 या 3 किस्त के बाद आमतौर पर वो लोग एसआईपी खुद रद्द कर देते हैं, जिससे कि आपको और जुर्माना ना उठाना पड़े। बिल्कुल। और अगर दीपेश जी, अगर किसी के पास किसी तरह की कैश की तंगी है या कुछ कमी चल रही है और अगर वो खुद चाहता है कि उसको कुछ दिन कुछ वक्त के लिए जो एसआईपी ना भरनी पड़े या किसी तरह से कुछ वक्त के लिए जो है उसको एसआईपी से ब्रेक मिल जाए, तो ऐसे में उस व्यक्ति के पास, उस निवेशक के पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? देखिए, अगर पैसा नहीं, आपको पता है कि आपके खाते में एसआईपी किस्त भरने के लिए पैसा नहीं होगा, तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी से, आप जिस वेबसाइट से आपने एसआईपी चालू करी है वहाँ पे जाके आप सिप की कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखें कि जो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है पूरी सिस्टम में पहुँचने के लिए तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो मान लीजिए आपका जो रिक्वेस्ट था, सिप का जो डेट है वो 15 तारीख है और आप 12 तारीख को कैंसिल करते हैं, तब भी हो सकता है वो जो आपका सिप का जो आपका जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है वो आपके बैंक अकाउंट तक पहुँच जाए, आपको दोबारा से जुर्माना देना पड़ जाए। पर तो इसलिए अगर आपको मालूम है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो सिप की तारीख से कम 15 दिन पहले उस सिप को कैंसिल कर दें। सिप को रोकने का विकल्प आमतौर पर नहीं मिलता है, आपको कैंसिल करनी पड़ती है। जी 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 जी, बिल्कुल। आप सिप को जो है कैंसिल करा सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का लगता है कि आपके पास फंड्स की कमी हो रही है या आप इस महीने की सिप जो है वो नहीं भर पाएंगे, तो आपको जो है फंड हाउस में एक रिक्वेस्ट देनी होगी। लेकिन दीपेश जी, एक ऑप्शन और जो रहता है वो सिप पॉज का रहता है। तो सिप पॉज जो होता है वो क्या होता है और क्या तमाम फंड हाउस जो है इस ऑप्शन को देते हैं? कुछ फंड हाउस आपको ये विकल्प दे सकते हैं, पर जैसे मैंने कहा ये सभी फंड हाउस नहीं देते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप कैंसिल कर दें। पॉज में होता है कि आप उनसे कह सकते हैं कि अच्छा अगले 2 महीने की आप मेरी एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स मत काटिए, तो उसको आपकी एसआईपी चलती रहेगी, अगले 2 महीने नहीं चलेगी, उसके बाद दोबारा से चालू हो जाएगी। पर सभी म्यूचुअल फंड हाउस, सभी वेबसाइट आपको ये विकल्प नहीं देते हैं। तो आपका जो सेफेस्ट विकल्प है, जो आपको सभी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ मिल जाएगा, वो आपका सिर्फ कैंसिलेशन का ऐसी स्थिति में। तो सिप कैंसिलेशन जो एक बेहतर विकल्प आपके लिए रहेगा अगर आपके पास किसी भी तरह की फंड्स की कमी हो रही है, आपको लग रहा है कि इस बार की एसआईपी जो आप नहीं भर पाएंगे, तो बेहतर है कि सिप कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट जो है वो फंड हाउस को दे दें। लेकिन जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे दीपेश जी, सिप पॉज का, अगर किसी व्यक्ति को 2 से 3 महीने के लिए अपनी सिप को पॉज करवाना है तो उसको क्या क्या फॉर्मेलिटीज जो है वो करनी होंगी? आपको ऐसा विकल्प आपको एएमसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मोस्टली आप एएमसी की वेबसाइट पे थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपको एएमसी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर्म भर के, उनको फ़ोन करके कि मेरी एसआईपी की रिक्वेस्ट आप पॉज कर दीजिए। बिल्कुल। तो आप जो है एएमसी के पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिप को पॉज करने के लिए। लेकिन इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि तमाम फंड हाउसेस जो हैं वो सिप पॉज का रिक्वेस्ट जो है वो एंटरटेन नहीं करते हैं, यानी कि ऐसी फैसिलिटी नहीं देते हैं। खैर, इस बीच में हमारे पास दीपेश जी एक सवाल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ फेसबुक के जरिए आया है कौशिक भौमिक का। ये जानना चाहते हैं कि अगर 3 बार सिप कैंसिल हो गई और उसके बाद अगर मान लीजिए कि उनका प्लान जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो जो पैसा वो अब तक निवेश कर चुके हैं उस पैसे का क्या होगा? देखिए, निवेशकों को एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सिप एक निवेश करने का तरीका है, अपने आप में एक निवेश नहीं है। तो आप सिप रोकते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें आगे निवेश नहीं कर पाएंगे। जो आपका पुराना पैसा है वो उसमें निवेशित रहेगा। उस पैसे को आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, या जो भी नियम उस म्यूचुअल फंड ईएलएस है तो आपको 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते। पर वही सिप एक केवल निवेश करने का तरीका है, अपने आप में एक निवेश नहीं है। तो आप निवेश कर चुके हैं, आपकी बशर्ते एसआईपी इंस्टॉलमेंट आप रोक देते हैं या फिर फेल कर जाती हैं, पर आपको जो निवेश है वो बना रहेगा उसके अंदर जब तक आप नहीं बेचेंगे।
एक सवाल और भी हमारे पास फेसबुक के जरिए आया है दीपेश जी, वो भी ले लेते हैं। चेतन का ये सवाल है कि क्या हम अपनी एसआईपी का जो अमाउंट है वो बीच में मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं? अगेन इसमें भी कुछ एएमसी आपको विकल्प देते हैं कि आप अपने से आप 3,000 की एसआईपी करें, उसको बढ़ा सकते हैं आप। पर सभी एएमसी आप म्यूचुअल फंड कंपनी आपको विकल्प नहीं देंगी। तो सबसे अच्छा तरीका इसमें है कि आप 3,000 की एसआईपी आपको 5 की शुरू करनी है, तो आप 2,000 की नई एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड आपको एसआईपी की राशि बढ़ाने का विकल्प नहीं दे रहा है, या फिर आप 3,000 वाली एसआईपी कैंसिल कर सकते हैं और 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं चेतन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, रोहित पांडे जुड़े हैं हैदराबाद से। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। मैं एक नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैं अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहता था सर के साथ में, कि जिससे वो उसको एक बार रिव्यू कर सकें। जी। मेरा जो 10% बेसिक सैलरी है उसका एनपीएस में कंट्रीब्यूट होता है हर मंथ। इसके अलावा एक एसआईपी ले रखी है ईएनएसएस में, आदित्य बिरला फंड में। एक 1,000 की मैंने एसआईपी ले रखी है मोतीलाल ओसवाल में। ये सब पिछले 1 साल से 1.5 साल से रही है। इसके अलावा 1,000 का है एक मल्टी कैप एसबीआई में, एक 500 का है एलएनटी में, और एक रिसेंटली मैंने 500 का लिया है टाटा डिजिटल इंडिया फंड में। इसके अलावा मैं ईयरली 25,000 अराउंड इन्वेस्ट करता हूँ पीपीएफ में, और प्लस 1,500 अराउंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे इन्वेस्टमेंट्स का जो गोल है वो है 10 साल, और जो कॉर्पस में इकट्ठा करना चाहता हूँ अपने घर बनाने के लिए। बिल्कुल। तो दीपेश जी, क्या सलाह देना चाहेंगे रोहित जी को? इनके फंड्स के चुनाव के ऊपर इनको सलाह चाहिए, और साथ ही ये जानना चाहते हैं कि क्या पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। मेरा जो पहला ऑब्जर्वेशन को देख के कि इनकी आय काफ़ी है, ये निवेश बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कुछ वजह हो, कुछ खर्च हों जिसकी वजह से इतना निवेश ना कर पा रहे हो। तो इनका जो पर एनम प्रतिवर्ष जो निवेश है तकरीबन 1,30,000 रुपये का है। तो मेरे अनुसार ये ज़्यादा इनको सबसे पहले तो अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करें, बहुत ज़रूरी है। या साथ देख के ये भी लगता है कि नए निवेशक हैं, और इनके जो फंड चॉइस है उसको देख के भी लगता है कि शायद इनको अभी इतनी जानकारी नहीं है कैसे इन्वेस्टमेंट्स काम करते हैं। तो उनको और जो इनका गोल है 1 करोड़ रुपए का 10 साल में घर खरीदने के लिए, थोड़ा सा एग्रेसिव है। जितना निवेश कर रहे हैं उससे शायद काम ना चले। इनको तकरीबन 50,000 रुपये प्रति महीने का निवेश करना पड़ेगा, जबकि तकरीबन 10,000 रुपये का कर रहे हैं। तो मैं इनको पहले राय दूंगा कि अपने फंड्स एक आध कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनके 2 ईएलएसएस फंड्स हैं, केवल एक ही फंड में निवेश करें, फंड्स की संख्या कुछ कम करें। आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 फंड में ही 2,000 रुपये का निवेश करें। और साथ ही इन्होंने मेंशन किया कि एक सरकारी एम्प्लॉई है, तो इनको ये भी देखना पड़ेगा कि इनको ईएलएसएस में निवेश करने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि पीपीएफ में निवेश करते हैं, ये एलआईसी में लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करते हैं, कुछ एनपीएस भी करता हुआ इनका। तो इस बात पर ध्यान दें कि इनको ईएलएसएस में निवेश करने की ज़रूरत है कि नहीं। मेरे अनुसार नहीं होनी चाहिए, पर तब भी इनको देखना पड़ेगा। और तकरीबन 4,000 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि इनको ईएलएसएस चाहिए, तो आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 फंड में 2,000 रुपये का निवेश करें। एसबीआई मल्टी कैप में 1,000 रुपये का निवेश करें। और इनके पास एलएनटी स्मॉल कैप फंड है, मैं उनको राय दूंगा कि एलएनटी मिड कैप फंड में ही 1,000 रुपये का निवेश करें। उम्मीद करते हैं रोहित जी, दीपेश जी की सलाह के साथ आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। एक और सवाल भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है विशाल सक्सेना का। इनकी उम्र जो है 47 साल है, और रिटायरमेंट पर इन्हें 20 करोड़ रुपए चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में ये फिलहाल जो है 1,30,000 रुपए का प्रतिमाह निवेश कर रहे हैं। आपको इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स फंड है, आईडीएफसी कोर इक्विटी फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम है, और एलएनटी इक्विटी फंड है। ये जानना चाहते हैं कि क्या इनके फंड्स का चुनाव जो है वो सही है या नहीं। 70,000 रुपए की अतिरिक्त एसआईपी भी करना चाहते हैं, और इसके लिए फंड्स का चुनाव जानना चाहते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में क्या फर्क है। जी बिल्कुल। तो जो इनकी फंड्स की चॉइस है अच्छी है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। एक मल्टी कैप फंड्स हैं, स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है। तो बस एक इनको मैं सुझाव दूंगा जो फंड को चेंज कर सकते हैं, आईडीएफसी कोर इक्विटी फंड को, जो एक मल्टी कैप फंड है, इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक प्योर लार्ज कैप फंड से इन्वेस्ट करें, जिससे कि इनको एक पूरे मार्केट स्पेक्ट्रम का एलोकेशन एक्सपोजर मिल जाए। उसके अलावा जो फंड्स हैं उसमें ये कायम रहें। ये 1,10,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं, एक 17,000 और बढ़ाएंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। तो उसको इन 5 फंड्स में बराबरी से बांट सकते हैं। तो 36,000 रुपये प्रति माह का निवेश इन 5 फंड्स में कर सकते हैं।
बस एक बात ध्यान रहे कि जो उन्होंने जानकारी दी है केवल अपने इक्विटी फंड्स के बारे में दी है, और एक प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो रिटायरमेंट के लिए शायद अच्छा विचार नहीं होगा। तो अपना डेट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जैसे पीपीएफ, ईपीएफ इत्यादि भी ये साथ में करते रहें। इनका एक सवाल है जो कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या अंतर होता है, रिटर्न्स में कितना फ़र्क पड़ता है। तो रेगुलर प्लान में कोई कमीशन दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा रिटर्न कम होते हैं। ये जो डिफरेंस है वो आपका इक्विटी फंड्स में आधे % से 1% तक का हो सकता है। तो आप मान के चलें कि डिफरेंस है ये 0.75% का है, 75 बेसिस पॉइंट्स का है। और डायरेक्ट प्लान में आपको 10% रिटर्न मिलता है, और रेगुलर प्लान में आपको 10% रिटर्न मिलता है, और डायरेक्ट प्लान में आपको 10.75% पर एनम का रिटर्न मिलता है। तो ये समझ लिए आप 1 लाख रुपया निवेश करेंगे तो वह राशि 10 साल में बढ़ के 2.59 लाख हो जाएगी, 2,59,000 हो जाएगी रेगुलर प्लान में, और डायरेक्ट प्लान में ये राशि बढ़ के 2,78,000 हो जाएगी। तो वही पोर्टफोलियो है, वही फंड मैनेजर है, वही आप रिस्क ले रहे हैं। बस आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करके आपका जो पोर्टफोलियो वो थोड़ा तेज़ी से बढ़ता है। तो मैं डायरेक्ट प्लान में आपको निवेश करने की सलाह दूंगा। उम्मीद करते हैं विशाल जी कि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर प्लान में क्या अंतर है ये भी आपको बखूबी समझ आ गया होगा। अच्छा, एक सवाल और आया हुआ है दीपेश जी हमारे पास फेसबुक के जरिए, शांतनु का। ये बताते हैं कि इनकी एसआईपी जो 6 मार्च को ड्यू थी वो रिजेक्ट हो गई है बैंकर की वजह से। हालांकि बैंक जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी किसी गलती की वजह से एसआईपी जो है वो रिजेक्ट हुई है। वो म्यूचुअल फंड हाउस में जब ये गए तो इन्होंने कहा, म्यूचुअल फंड हाउस का कहना ये है कि इन्हें बैंक से संपर्क करना चाहिए। अब परेशानी ये है कि दोनों एक दूसरे पर टाल रहे हैं। ऐसी सूरत में इनको क्या करना चाहिए? और इनकी सिर्फ एक एसआईपी जो है उसी के साथ ये दिक्कत हुई है। फिलहाल अगर पिछली 3 एसआईपी की बात की जाए तो वो बिल्कुल सही जो है कटी है। देखिए, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि एसआईपी आपकी रिक्वेस्ट आए और बैंक उसे ऐसे रिजेक्ट करते। बहुत ही रेयर केस है ये। तो बैंक से संपर्क करें जाके। और कई बार ऐसा होता है कि हमको ध्यान नहीं रहता, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं। तो जैसे एसआईपी की तारीख आपकी 5 तारीख, एसआईपी आपकी 5 तारीख को है, पर मान लीजिए उस दिन आपका सैटरडे पड़ जाता है। सैटरडे और संडे को आपका बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वो होगा आपका मंडे को जाके, तो 7 तारीख को जाके। तो बस इस बार थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा रिकनसाइल कर लें कि उस दिन के अकाउंट में पैसे थे कि नहीं। अगर पैसे थे तो ये ज़रूर अपना ईमेल डाल के या फिर कॉल करके बैंक और एएमसी से इस चीज़ को क्लैरिफाई करा सकते हैं। पर चांसेस काफी है कि इनके अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे। बेहतर ये रहेगा कि जिस दिन सैलरी आ रही है उसी के 1-2 दिन के अंदर जो है एसआईपी, अगर एसआईपी की किस्त चली जाती है तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपकी एसआईपी की किस्त ड्यू है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ज़रूर हो, नहीं तो ये आपको खामियाजा जो है वो ज़रूर भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम बारीकियां बताने के लिए। तो आज की म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।